गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम सेकंड चैप्टर सेकंड बुक का करेंगे जिसका नाम है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता चैप्टर में आज हम जो पढ़ेंगे उसके बारे में मैं पहले आपको बताऊंगी कि हम स्वतंत्रता चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्यक्ति और समाज के लिए स्वतंत्रता का जो महत्व है वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता किस तरह उपयोगी है, महत्वपूर्ण है और समाज के लिए किस तरह। दूसरा आता है स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक आयाम। पहले हम पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता के सकारात्मक और नकारात्मक आयाम क्या होते हैं और उनके बीच में हम फिर अंतर स्पष्ट करेंगे। अब आता है तीसरा, हानि का सिद्धांत। हानि का सिद्धांत बेटा आप आगे चल के ग्रेजुएशन में भी पढ़ोगे। जब ये प्रोग्राम पढ़ोगे, आप पॉल साइंस लोगे अगर, तो फिर उसमें भी आपको हानि सिद्धांत पढ़ने को मिलेगा। हानि सिद्धांत के अंदर जो आता है उसमें हमारे स्वतंत्रता से रिलेटेड दो तरह के कार्य होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अब पढ़ते हैं इसकी भूमिका कि स्वतंत्रता है क्या। आप समझते हैं कि स्वतंत्रता से हम क्या सोचते हैं, क्या अपने जीवन में मानते हैं कि स्वतंत्रता क्या है। पहले एक छोटी सी चीज़ कि स्वतंत्रता शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द लिबर से लिया गया है। स्वतंत्रता, उसका अर्थ है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में कैसी स्वतंत्रता आप सोचते हैं? आप समाज में रहते हैं तो आप क्या मानते हैं कि स्वतंत्रता क्या है? क्या हमारे ऊपर स्वतंत्रता को लेकर कोई प्रतिबंध होने चाहिए? चलो इसके दो आयाम मैं आपको बताती हूँ। तो स्वतंत्रता के दो आयाम इस तरीके से हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ ये मानते हैं कि कुछ विचारक कहते हैं कि स्वतंत्रता के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र व्यक्ति को बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए कि उसके ऊपर बाहरी तौर पर कहीं से भी कोई प्रतिबंध ना लगाया जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बिल्कुल समाज में अकेले रहें। लेकिन जब हम समाज में रहते हैं, समाज में रहते हुए हमें स्वतंत्रता के लिए अलग से बाहरी प्रतिबंधों की कुछ की ज़रूरत होती है, जिससे हम दूसरे लोगों की स्वतंत्रता का हनन ना कर पाएँ। ठीक है, तो स्वतंत्रता का जो अर्थ एक तरीके से कुछ विचारक कहते हैं कि स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होने चाहिए और कुछ विचारकों का मत है कि स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। अब आता है कि अगर व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए लेकिन उस पर कुछ निश्चित कुछ ऐसे प्रतिबंध लगाए जाएं जो समाज में रहते हुए जायज़ हैं और जिससे दूसरे लोगों की स्वतंत्रता का हनन ना होता हो। व्यक्ति को उस हद तक स्वतंत्रता दी जाए जिससे वो अपनी क्षमताओं का और अपनी रचनात्मकता का विकास कर सके। अपने विकास के लिए उसे स्वतंत्रता एक निश्चित सीमा तक देनी चाहिए, क्योंकि समाज में रहते हुए हमारे अधिकार, हमारी स्वतंत्रता एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब आता है एक व्यक्ति, मैं अगर एग्जांपल दूं तो एक व्यक्ति राम है। राम को फ्रीडम मिली हुई, राम कहता है मैं पूरी तरह से फ्री हूँ। ठीक है, लेकिन अगर वो फ्री है, अगर वो स्वतंत्र है और वो अपने घर पे म्यूज़िक सुन रहा है, मानो कि वो बहुत धीमी आवाज़ में म्यूज़िक सुन रहा है, तो ठीक है कि उसका कोई किसी दूसरे की स्वतंत्रता के अधिकार का वो हनन नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन अगर वो बहुत लाउड आवाज़ में म्यूज़िक सुन रहा है तो उसके ऊपर इसमें प्रतिबंध लगना ज़रूरी है, क्योंकि उसकी इस अधिकार से आपके उस राम के पड़ोसी को जो है वो परेशानी हो रही है लाउड म्यूज़िक से। तो उस चीज़ को हमें यहाँ पर उसको देना चाहिए कि भाई हम जो दूसरे के अधिकारों का हनन ना करें, उसके लिए कुछ प्रतिबंध दे दिए जाएं। तो वो निश्चित प्रतिबंध जो कि समाज में मान्य हो वो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगने चाहिए। अब तो मैंने अभी आपको बताया था स्वतंत्रता से आप क्या समझे। स्वतंत्रता का मतलब यही हुआ ना कि भाई हम जो स्वतंत्रता हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर कुछ निश्चित और कुछ मान्य ऐसे प्रतिबंध होने चाहिए जिससे हम दूसरे लोगों की स्वतंत्रता का अधिकार का हनन न कर सकें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो, वैसे तो आपके चैप्टर में ये विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं का नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताते हुए चल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इस पार्ट में हम सिर्फ यही कवर करेंगे, अगले पार्ट में मैं इसके आयाम कवर करूँगी। दो आयाम, नकारात्मक और सकारात्मक। ठीक है, तब तक हम पहले विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। अब आता है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता और प्राकृतिक स्वतंत्रता, इनमें थोड़े थोड़े हम इसके बारे में जानेंगे। राजनीतिक स्वतंत्रता क्या होती है?
राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो एक लोकतांत्रिक देश में संभव होती है, क्योंकि वहाँ पर डेमोक्रेसी में होता है कि आप अपनी इच्छा से अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। और राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है कि एक व्यक्ति को अपने नागरिक होने के नाते अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करने का हक है। मतदान का अधिकार के साथ साथ चुनाव लड़ने का, सार्वजनिक कार्यालयों में संचालन का, राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की स्वतंत्रता और राजनीतिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता शामिल है। तो इससे क्या है कि लोकतांत्रिक देश में ही आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि जहाँ राजतंत्र होगा वहाँ तो आपकी बात सुनी ही नहीं जाएगी, है ना। तो राजनीतिक स्वतंत्रता है कि भगवान। तो यहाँ तक मैंने बताया कि राजनीतिक स्वतंत्रता जो है वो लोकतांत्रिक देश में ही संभव है। अब आता है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। राष्ट्रीय स्वतंत्रता में कि एक राष्ट्र के अंदर आप रहते हैं तो उस राष्ट्र के अंदर जो प्रभुत्व है वहीं के लोगों का होता है। पहले हम गुलाम थे, तो आप सभी जानते हैं कि पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, लेकिन अब हम आज़ाद हैं, हमारा देश आज़ाद है। तो अब एक एग्जाम्पल समझो कि मोदी जी ने एक स्टैचू बनवाया है। किनका बनवाया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। तो वो स्टैचू उन्होंने किसी से पूछकर नहीं बनवाया है, अपने देश के प्रधानमंत्री होने के नाते जो अधिकार उनको दिए गए हैं उन अधिकारों के रहते हुए अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर उन्होंने ये स्टैचू बनाने के लिए दिया। तो क्या है कि प्रधानमंत्री जी अगर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं या किसी तरह की कोई ऐसे काम कर रहे हैं जिससे आप अगर इस तरह का कोई काम कर रहे हैं कि जो देश की भलाई के लिए हो या देश में जो काम होना चाहिए उसके लिए उनको किसी दूसरे देश के या राम मंदिर का निर्माण लगा लो, किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री से या दूसरे देश से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये है राष्ट्रीय अधिकार या राष्ट्रीय स्वतंत्रता। अब आता है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब उन लोगों से है जो अपने जीवन यापन के लिए, अपनी आजीविका के लिए दूसरों के यहाँ जॉब कर रहे हैं, अपनी आजीविका चलाने के लिए जो भी कार्य वो कर रहे हैं उससे रिलेटेड। आर्थिक स्वतंत्रता मतलब है कि अगर आप योग्य हैं, जो आपका स्टैंडर्ड है, जो आपका लेवल है, जिस कार्य को करने के योग्य आप हैं, उस कार्य को करने की स्वतंत्रता आपको दी जाए और उस कार्य को करते हुए आपको समान वेतन दिया जाए। जिस कार्य के लिए जो वेतन निश्चित है वो आपको दिया जाए। बेकार में कार्य ना कराए, मतलब कि कम पैसों में ज़्यादा काम ना कराया जाए। तो ये आपकी आर्थिक स्वतंत्रता है। दूसरा आता है कि आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता निरर्थक हो जाती हैं। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। आर्थिक स्वतंत्रता, मानो कि आपको राजनीतिक स्वतंत्रता मिली है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिली है। तो जब आपके घर में दो पैसे नहीं होंगे जिससे आप रोटी लाएं, रोटी खाएं, तो व्यक्ति क्या सोचेगा कि भाई वो सुबह उठेगा तो ये सोचेगा कि आज कहाँ काम के लिए जाऊँ, कहाँ से मैं दो पैसे कमा के अपने लिए रोटी लाऊं और रोटी खाऊं। या वो ये सोचेगा नहीं भाई सुबह सुबह वोट डालने जाना है और मुझे रोटी की ज़रूरत नहीं है, मुझे वोट डालने जाना है। क्या वो ऐसा सोचेगा? जब उसके पास आर्थिक स्वतंत्रता है और आर्थिक रूप से वो सक्षम है कि भाई वो अपना दो वक्त की रोटी खा रहा है, तब वो जाकर राजनीति के बारे में सोचेगा। जिस व्यक्ति को रोटी नसीब नहीं हो रही है वो राजनीति में वोट का अधिकार पाकर क्या करेगा? तो इसीलिए आर्थिक स्वतंत्रता जो है उसके अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता निरर्थक हो जाती हैं। समझते हो? ये क्लियर हुआ कि जो व्यक्ति सुबह उठता है, गरीब आदमी, तो उसे अपने दो वक्त की रोटी की टेंशन होती है, ना कि ये कि वो भाग के जाए और सुबह सुबह मतदान करके आए। वो सुबह सुबह अपने काम के लिए निकलेगा, अपने बीवी बच्चों के लिए दो वक्त की रोटी कमाने के लिए पैसे लेने जाएगा, पैसे कमाने जाएगा, ना कि वोट डालने। तो इसीलिए पहले हमें राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करने से पहले आर्थिक स्वतंत्रता जो है उसको सुनिश्चित कर लेना चाहिए। तो सबको योग्यता के अनुसार काम मिलना चाहिए और किसी को भी इस आधार पर ना निकाला जाए कि भाई आप काम सेम कर रहे हो और उसको पगार कम दी जा रही है। सबको समान पगार का, उस कार्य को करते हुए सभी को समान वेतन का अधिकार दिया गया है। अब आता है हमारा आर्थिक स्वतंत्रता के बाद नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता में हमारे कुछ मौलिक अधिकार हैं। तुम्हें भी पता होगा कि आपने पहले भी पढ़ा है कि मौलिक अधिकार जो है हमें दिए गए हैं। नागरिक स्वतंत्रता का मतलब
राज्य द्वारा हमें जो दी गई स्वतंत्रता है वो है कि इसमें क्या स्वतंत्रता आती हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कि आप अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। धर्म की स्वतंत्रता, आप जिस धर्म को इस वो करना चाहते हैं, मानना चाहते हैं, उस धर्म को मान सकते हैं, ये आपको स्वतंत्रता दी गई है। कोई ज़बरदस्ती आपको किसी और धर्म को मानने के लिए जोर नहीं डाल सकता। जीवन और संपत्ति की स्वतंत्रता कि आपको अपने जीवन को अच्छे तरीके से जीने के अधिकार की स्वतंत्रता है। विधानसभा की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के मामले में संवैधानिक उपचार की तलाश करने की स्वतंत्रता शामिल है। तो ये आपकी नागरिक स्वतंत्रता हो गई है। अब हम आते हैं प्राकृतिक स्वतंत्रता। अगर आप देखें कि प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा से प्रसिद्ध दार्शनिक जो रूसो है वो कहता है कि जब प्रकृति ने व्यक्ति को आज़ाद पैदा किया है, जब वो हवा में, पानी में, ये सब चीज़ें देने में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, कोई पाबंदी नहीं लगाता, तो किसी बाहरी ताकत का या बाहरी लोगों का ये अधिकार नहीं है कि वो लोगों की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाए। वो कहता है व्यक्ति जो है वो आज़ाद पैदा हुआ है और वो जब पैदा होता है तब वो आज़ाद होता है। प्रतिबंध उसे समाज के द्वारा, कानून के द्वारा बाद में लगते हैं। तो कहता है कि ये प्रतिबंध जब प्रकृति नहीं लगा रही है तो प्रकृति में रहते हुए उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। लेकिन ऐसी स्वतंत्रता समाज में मान्य नहीं हो सकती, क्योंकि हम समाज में रहते हैं और समाज में रहते हुए हमें अपने अधिकारों को दूसरों के अधिकारों से सीमित करना पड़ता है। क्योंकि अगर मैं अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रही हूँ और मेरे अधिकारों के इस्तेमाल से दूसरे व्यक्ति को हानि पहुँचती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैं अपने अधिकारों पर थोड़े से जायज़ जो प्रतिबंध होते हैं, ऐसे नहीं नाजायज़, जायज़ जो प्रतिबंध होते हैं उनको मानना मेरे लिए ज़रूरी है। एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा भी करनी चाहिए। इसका आगे का बेटा हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। यहाँ तक आप सारा इस वीडियो को देख के अच्छे से समझ लें।